नमस्कार। ईटीना स्वदेश की इस खास पेशकश रंग सुनहरा होगा गहरा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा जैसे ही मैंने रंग सुनहरा कहा कि किस मुद्दे पर और कौन से एसेट क्लास पर हम बात करने वाले हैं। जी हां, दुनिया में अनिश्चितताएं बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में निवेशक जो हैं सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की तरफ ही भागते हैं, रुख करते हैं। और इस बार तेजी इतनी बड़ी है कि कुछ एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि आने वाले सालों में सोना $7,000 तो 2036 तक $10,000 तक भी पहुंच सकता है। अमेरिका पर बढ़ता कर्ज, वहीं डॉलर की अनिश्चितताएं, सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी, ये सब मिलाकर सोने और चांदी की चमक में और ज्यादा बढ़त कर सकते हैं। इसी पर विस्तार से चर्चा करनी है, लेकिन कहानी सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं है। चांदी भी इस वक्त जबरदस्त रैली में है और चांदी तो प्रेशियस मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी कहा जाता है। सोलर, ईवी, डेटा सेंटर जैसी नई टेक्नोलॉजीज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इन सभी में चांदी का इस्तेमाल होता है। सिल्वर को एक नया सुपर मेटल ये सारी मांग जो है वो बना रही है। तो बड़ा सवाल, क्या सोना बुल रन, ये जो सोने का बुल रन है वो अभी भी आगे जारी रहेगा? क्या चांदी सोने से भी ज्यादा तेज रफ्तार से भागेगी? और निवेशकों को अब किस धातु पर दाव लगाना चाहिए? इन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया जुड़ गए, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह है और गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की MD संगीता लालवानी भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नितिन केडिया जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, वैश्विक स्तर पर सोने के दामों की अगर बात करें, $6,000-7,000 तक जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के ज्वेलरी बाजार और मांग पर इसका कितना असर पड़ता आप देखेंगे? नमस्कार मानसी जी। देखिए, $6,500 की उम्मीद की जा रही है कि जुलाई या अगस्त तक हम $6,500 के भाव जो है वो हम इंटरनेशनल मार्केट में देख लेंगे। और उसी हिसाब से अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ से लगभग $1,300 का मतलब ये हो गया कि आप ये मान के चलिए लगभग 4,500 से $5,000 की तेजी हम भारतीय बाजारों में, अगर रुपया स्टेबल रहता है तो हम देख सकते हैं। अब ऑलरेडी डिमांड जो है वो बहुत ही स्लो चल रही है, डिमांड में कोई खास फर्क नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि डिस्काउंट जो है वो भारतीय बाजारों में आ चुका है। और जनरली जो गोल्ड $2,000 ऊपर प्रीमियम पे बिक रहा था वो आज एट पार बिक रहा है और कल लगभग -1,000 तक बिका है। तो जो ये बता रहा है कि बाजार के अंदर डिमांड जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। राहुल भाई यहाँ पे हैं तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से ग्लोबल टेंशंस चल रही है, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई बहुत जबरदस्त तरीके से बनती है, रशिया और चाइना जो है वो ओपनली अगर ईरान के साथ आ जाते हैं और कोई वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, तो फिर हम गोल्ड को ये जुलाई अगस्त के पहले भी आते हुए देख सकते हैं। बट जितना भी गोल्ड ऊपर जाएगा, एज ऑफ नाउ इट इज गोइंग टू हैम्पर द डिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड हम देख रहे थे वो भी इस समय गायब है। मानसी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बीच इस बीच गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की MD संगीता लालवानी भी हमारे साथ। संगीता जी, आपका भी स्वागत है। सोने चांदी की कीमतें तो लगातार ऊंचाइयां छू रही है, क्या इतने ऊंचे दामों के बावजूद ज्वेलरी की मांग जो है वो बाजार में अभी भी बरकरार है? ग्राहकों का व्यवहार इस वक्त, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है? नमस्ते मानसी जी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। आपका सवाल है कि मांग है क्या नहीं है। मांग जो शादी की ग्राहकी है वो तो है, बट ओनली थिंग इज कि टिकट साइज छोटा हो गया। इट्स बिकम अ मोर स्मार्ट टिकट परचेज। जो पहले शायद अगर 10 तोला देना होता था या 100 ग्राम्स देना होता था बेटी को, अभी बजट हमेशा रुपयों की तरफ में होता है। इट्स नेवर यूजुअली गोल्ड की तरफ से। तो जितना बजट है, अगर आपका 10 लाख का बजट है तो उसमें जितना आएगा, या 5 लाख का बजट है उसमें जितना आएगा उतना दिया जाता है। टिकट साइज छोटे होते जा रहे हैं। शादी की डिमांड में कोई खास फर्क नहीं हुआ है जो दुल्हन को देना है या बेटी को देना है। पर हाँ, पहले कैसे होता था कि चाची भी बना रही थी, मामी भी बना रही थी, मौसी भी बना रही थी, तो वो सेल कम हो चुका है। या फिर एक बर्थडे का सेल या एनिवर्सरी का सेल, उसमें जरूर असर हुआ है, बट नॉट इन द शादी का ग्राहकी। बिकॉज एज लॉन्ग एज इंडियन पेरेंट्स है और इंडियन ब्राइड है, गोल्ड हमेशा ही रहेगा। फिर भले ही वो 1.5 लाख रुपया हो या 2 लाख रुपया हो या 3 लाख रुपया हो, कोई भी बेटी के लिए शादी जब करता है पिताजी, एनी फादर गेट्स हिज डॉटर मैरिड, भले ही वो 2 ग्राम सोना देगा, 5 देगा, या जैसी उसकी हैसियत होगी,
पर बगैर बेटी को सोना दिए शादी नहीं होती, अपने देश में तो नहीं होती है। मानसी जी। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी। और इस बीच सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। लगातार छठे साल हम देख रहे हैं सिल्वर मार्केट में डेफिसिट की बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो चांदी जो है कैटेगोरिकली हम भी बता रहे थे, 18 आवर्स स्वदेश ने समय से पहले हमारे व्यूअर्स को बताया था कि गोल्ड सिल्वर में सिल्वर जो है आउट परफॉर्म करती दिखेगी, और आउट परफॉर्म सिल्वर ने किया भी। जैसे हम बता भी रहे हैं कि नॉट जस्ट प्रेशियस मेटल, सिल्वर तो इंडस्ट्रियल मेटल भी है। क्या आपको सप्लाई और डिमांड के बीच कोई गैप दिखता है इस वक्त इस पूरे सिनेरियो को, और चांदी यहां से आगे किस तरह से आप देखते हैं? चांदी की प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए फिजिकल डिमांड होनी बहुत जरूरी है। लास्ट 1.5-2 महीने से जो फिजिकल डिमांड में डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट आया है, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी इम्पैक्ट आया है और आर्टिकल्स और बर्तन की खरीदी में भी इम्पैक्ट आया है। बिकॉज जो प्राइसेस की वॉलिटिलिटी है, में कस्टमर ने जो परचेजिंग होती है, परचेजिंग डिले कर दी है। हो सकता है कि काफी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो फिजिकल बाइंग से कन्वर्ट ईटीएफ में हो चुका होगा, तो ईटीएफ के नंबर्स क्लियरली दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड है कि नहीं। रही बात ओवरऑल जो प्राइसिंग देखने जाए, तो आज 2026 में भी अपन देखने जाए, सिल्वर ने इतना बड़ा करेक्शन देने के बाद में भी इस अभी भी चांदी करीब करीब 20% ऊपर है। जनवरी और फरवरी का टोटल, मार्च की अपने दिसंबर की क्लोजिंग से अभी भी करीब करीब 20% चांदी ऊपर है। तो ओवरऑल प्राइसेस में काफी स्ट्रेंथ तो है, मगर ये स्ट्रेंथ डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए उसको फिजिकल डिमांड को भी मैच करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट डिमांड को भी करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये डिमांड फिजिकल और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, चांदी की प्राइसेस में और भी स्ट्रेंथ आएगी। एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ है, और आगे भी स्ट्रेंथ आने के पूरे आसार नजर आते हैं चांदी के प्राइसेस की, जहां हम बात कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार इस पर विस्तार से अपने टेक्स भी देते हुए। इस बीच आपको बता दें कि ताजा हालात इस वक्त जो हैं, और एक्सपर्ट्स की, जानकारों की अगर माने, और ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट के दावों की अगर बात करें, 3 साल में $7,000 के पार सोने के दाम जा सकते हैं। एनालिस्ट का ये दावा है। स्ट्रक्चर डेफिसिट और मजबूत निवेश से मांग को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। सुरक्षित निवेश के तौर पर बाजार में जितनी भी उथल पुथल अनिश्चितताएं हैं, उसी के चलते सेफ हेवन डिमांड को समझते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं गोल्ड सिल्वर की तरफ रुख कर रहे हैं। सोने में तेजी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जानकारों का, एक्सपर्ट्स का, एनालिस्ट का मानना है। और 2036 तक सोने के लिए $10,000 तक के लक्ष्य भी सुझाए जा रहे हैं। सोने के साथ साथ चांदी में भी इसी तरह के ट्रिगर पॉइंट्स हमें मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहां से आगे अब स्थिति कैसी होगी, इस पर लगातार विचार और चर्चा हम कर रहे हैं। नितिन जी, ऊंचे दामों के बावजूद क्या कुछ देख रहे हैं आप? भारतीय उपभोक्ता गोल्ड को निवेश और सेफ हेवन के रूप में और ज्यादा महत्व दे रहे हैं, या अब वो सिचुएशन थोड़ी सी हिली है, थोड़ी सी डुली है कि क्योंकि इतने ज्यादा दाम बढ़ गए हैं, तो कैसे इन सोने चांदी में निवेश के लिए उतरा जाए? देखिए, गोल्ड को लेके इंडिया में 3 तरह का मार्केट है। एक तो हम देखते हैं, जो मैडम ने जैसे बोला कि ज्वेलरी का मार्केट है, जो शादी के लिए ज्वेलरी होती है। और ब्रेन्स की स्टडी हम देखें तो लगभग एक शादी में जो एवरेज खर्चा होता है, जिसमें लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सबका अगर हम एवरेज ले लें तो 12 लाख रुपए के आसपास आता है। और उस 12 लाख रुपए में से लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए ज्वेलरी की परचेज में जाता है। जैसे मैडम ने कहा कि पहले क्या होता था, पहले लड़की के साथ अगर चाची भी आ रही है, उसकी मामी भी आ रही है, तो वो भी कुछ ना कुछ ले लेते थे। घर में ये होता था कि फला रिश्तेदार की शादी है तो चलो ज्वेलरी में कुछ ले ले। तो वो जो है वो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जा रहा है या आर्टिफिशियल की तरफ मूव हो रहा है। सेकंड जो डिमांड आती थी वो फेस्टिवल में आती थी, या अकेजनली हम देखते थे लोग थोड़ा बहुत गोल्ड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्वेलरी ही खरीद लेते थे। उसमें भी काफी कमी आई है मानसी जी। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो 70% 80% इन्वेस्टमेंट होता है, वो फोमो के अंतर्गत होता है एट द लास्ट स्टेज ऑफ द बुल रन। जैसा हमने देखा कि एक 60 से एक 80 के बीच हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने इक्विटी के अंदर लोगों को मेच्योर होते हुए देखा, लोगों ने एसआईपीज बढ़ाई और लोगों को एक एसेट क्लास के ऊपर यकीन हो गया। वैसे अगर आप देखेंगे तो अब इक्विटी एसआईपी और गोल्ड एसआईपी के जो आंकड़े बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो ठीक है, अभी तो भाव ज्यादा है, लेकिन अब वॉल्यूम के हिसाब से भी लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट में पीछे नहीं हट रहे हैं। और लोगों का मानना है कि लॉन्ग रन के अंदर जो है गोल्ड में पैसा बनेगा। तो मुझे लगता है ये जो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, ईटीएफ की तरफ रुझान लोगों का हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट को डेंट कर रहा है। मानसी जी।
एब्सोल्युटली। और ये सारी चीजें जो हैं, इस बीच अगर सोने चांदी हमें तेजी के ट्रिगर्स और इन पर्टिकुलर गोल्ड के तेजी के ट्रिगर्स एक बार आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका पर लगातार बढ़ता कर्ज, फिलहाल 39 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, अनिश्चितताएं जिसकी हम बात करते हैं, अक्रॉस दी ग्लोब ही अनसर्टनिटीज हैं, और इसी के चलते कमोडिटी बाजार, लगभग सारे कमोडिटी बाजार से जुड़े एसेट में, जैसे कि बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी, पैक बेस मेटल, हर तरफ असर दिखता है। लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड सिल्वर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। 2036 तक 64 ट्रिलियन डॉलर कर्ज तक का अनुमान भी है। तो बढ़ रहा है कर्ज और आगे भी बढ़ता दिख सकता है, यही अनुमान एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं। बढ़ते ब्याज खर्च से डॉलर सप्लाई बढ़ने का जोखिम है। डी डॉलराइजेशन थीम की भी बात चली है, इससे मल्टी ईयर रैली की संभावनाएं हैं। यूएस टैरिफ अनिश्चितता से सुरक्षित निवेश मांग रहेगी और 2025 में करीब 2175 टन निवेश की मांग जताई जा रही देखने को मिली थी। वहीं सेंट्रल बैंक्स की लगातार नेट खरीदार है। मीडियम टर्म गोल्ड में भी ट्रेड पॉजिटिव है। तो ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी सोने चांदी को काफी हद तक आकर्षक बनाते हैं। संगीता जी, अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और भारत में सोने चांदी की खरीदारी जो है निवेश के लिहाज से ही नहीं, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिहाज से भी देखी जाती है। जैसे आपने कहा कि शादी त्योहारों में सोने चांदी की खरीदारी होती है। लेकिन क्या ग्राहकों के बाइंग पैटर्न्स में कोई बदलाव देखे हैं आपने? क्या आप देख रही हैं कि ग्राहक अब लेट्स से हल्की ज्वेलरी या 14-18 कैरेट या छोटे डिजाइन्स को पसंद कर रहे हैं क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं? इज देयर अ शिफ्ट इन कंज्यूमर पैटर्न? Yes, there is definitely a shift in consumer pattern, मानसी जी। दो कारण इसके लिए। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है तो प्राइस बहुत महंगा हो गया है, तो लाइट वेट ज्वेलरी है। एंड टुडेज यंग गर्ल्स जो शादी कर रहे हैं, जो दुल्हन है, उन्हें हैवी ज्वेलरी नहीं पसंद है। दे आर मोर इनटू लाइट वेट ज्वेलरी, स्मॉल ज्वेलरी, कैजुअल ज्वेलरी, उनको वो ज्यादा पसंद है। सो दैट इज वाई डेफिनेटली टिकट साइज जो है, कि जो पहले 10, 20, 25 तोले के सेट हम बहुत कंफर्टेबली बेच देते थे, टुडे द पैटर्न इज टुवर्ड्स 2, 3, 4, 5 तोले तक के सेट। ये जो ब्रैकेट है 2 तोले से 5 तोले तक का, ये बहुत फास्ट मूविंग ब्रैकेट है इवन इन अ वेडिंग सीजन। और गिफ्टिंग का पैटर्न है फ्रॉम 5 ग्राम्स टू 20 ग्राम्स। ये दो चीजों में ये मतलब बेसिकली 5 से 5 तोला, 5 ग्राम से 5 तोले का जो टिकट साइज का सेल है, दैट इज द लार्जेस्ट। अब उसके ऊपर जो है 10 तोला, 20 तोला, लाइक 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, ये सेल, ये सेट्स, ये बैंगल्स बहुत ही कम इसमें जा रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग शिफ्ट, 2 रीजंस, बढ़ते प्राइस एंड लड़कियों की चॉइस के हिसाब से। टुडे आज आप कोई भी लड़की को देखोगे, यंग गर्ल्स को देखोगे, या इवन आवरसेल्व्स, अपन भी आज बहुत लाइट वेट ज्वेलरी पहनते कंपैरेटिवली कि जो अपन 10 और 20 साल पहले पहनते थे। तो दैट इज द बिगेस्ट शिफ्ट दैट हैज हैपेंड। एंड बिगेस्ट रीजन इज गोल्ड प्राइसेस। अच्छा, जब गोल्ड प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ मेकिंग चार्जेस बढ़ जाता है, उसके साथ जीएसटी बढ़ जाता है, सो टोटल टिकट वैल्यू बहुत बढ़ जाता है ज्वेलरी का। तो लुकिंग एट ऑल दैट इन पैटर्न, लुकिंग एट इट ओवरऑल, गोल्ड प्राइसेस और या गोल्ड का डिमांड इज फॉर लाइट वेट ज्वेलरी, हल्की फुल्की ज्वेलरी जो बहुत ईजिली पहनी जाती है। पहले एक बड़ा सेट दिया जाता था, अब लड़की लोग बोलते हैं कि उन्हें 3 से 4 छोटे छोटे सेट्स चाहिए। सो दैट इज द वे इट गोस, मानसी जी। एब्सोल्युटली। और इस बीच जहां लगातार हम देख रहे हैं बाइंग पैटर्न्स में बदलाव, और ये चेंजेस भी इनएविटेबल है। जिस तरह से प्राइसिंग में बढ़ोतरी होती दिखेगी, डिमांड को लेकर बाइंग पैटर्न्स जो हैं वो भी बदलते दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे, आप बंद कर देंगे, लेकिन हाँ अपने पैटर्न्स को रिविजिट जरूर करेंगे। नितिन जी, चीन और रूस ईरान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? साथ ही घरेलू बाजार में गोल्ड सिल्वर क्यों इंपोर्ट डिस्काउंट में चल रहे हैं? आपको क्या लगता है? ढेर सारी चीजें और फैक्टर्स हैं जिन पर लगातार नजर रखनी होगी। एंड एज एन एक्सपर्ट आप इन सारी बारीकियों को भी समझते होंगे, क्या राय है आपकी यहाँ पर? देखिए, हमने ये देखा कि ईरान इस बार पिछली बार से थोड़ा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, चाहे वो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम हो। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो उनको टेक्नोलॉजीज है, ये चाइना और रशिया ने प्रोवाइड कराई है। इनफैक्ट चाइना ने जो यूएस आर्मी की लोकेशंस है वो तक रिवील करी है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि रशिया जो है मैम, वो यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे बड़ा गैस सप्लायर है। तो अगर मान लीजिए किसी भी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज का ईरान के ऊपर कब्जा हो जाता है, तो वो टर्की के माध्यम से गैस की जो पाइपलाइंस है, वो एक बार अगर उन्होंने यूरोपियन यूनियन को दे दी,
तो फिर क्या होगा कि जो रशिया का होल्ड है यूरोपियन यूनियन में गैस की वजह से, वो सारा का सारा होल्ड खत्म हो जाएगा और रशिया ये नहीं चाहता है कि ईरान से जो इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान की सत्ता है वो हटे। सिमिलरली अगर चाइना की बात करें तो ईरान जो है ये अपने प्रोडक्शन का 80% ऑयल जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है और चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है उसका जो लेन देन होता है वो युआन में होता है। अब ये पर्टिकुलर एक ही जगह से, एक सी रूट से ये सारा का सारा सामान आता है एंड चाइना नोज कि युआन के ऊपर जो उसको एज मिला हुआ है और जो डिस्काउंट उसको ईरान से मिल रहा है वो सभी चले जाएंगे एक बार अगर ईरान के ऊपर वेस्टर्न यूनियन का कब्जा हो जाता है। दूसरा मैम, चाइना जो है वो यूरोपियन यूनियन तक एक रोड बना रहा है जिसको ईरान से वो लेके जा रहा है। तो स्ट्रैटेजिकली भी उसके लिए ईरान जो है ट्रेड और एंड कॉमर्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स द रीजन हम देख रहे हैं कि इस बार इनडायरेक्टली नहीं, इनफैक्ट डायरेक्टली ही ऑलमोस्ट रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। मानसी जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जिस पर गौर होना चाहिए, जिस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन चांदी के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को भी एक बार विजिट करेंगे। लगातार छठे साल चांदी की सप्लाई डेफिसिट है, सोलर और ईवी सेक्टर से मजबूत मांग है, चीन ने सिल्वर को स्ट्रैटेजिक एसेट घोषित यहां तक कर दिया है और चांदी में हालिया गिरावट खरीदारी का मौका भी है। देखिए काफी चल गई है और काफी ज्यादा आउट परफॉर्म भी सोने के मुकाबले कर गई चांदी, लेकिन अगर गिरावट भी मिल रही है तो इसे एंट्री अपॉर्चुनिटी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, निवेश के लिहाज से भी और सेंटिमेंटल वैल्यू तो है ही है। 2026 में चांदी पर भारी सोना पड़ सकता है क्या, इस पर काफी सारी अटकलें हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो 43 तक फिसला है। अब गोल्ड लीडरशिप ले सकता है या नहीं, सिल्वर में कंसोलिडेशन की क्या संभावना है भी या नहीं, क्योंकि सिल्वर के साथ ये है कि गोल्ड भी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है लेकिन सिल्वर जो है कई सारे इंडस्ट्रीज, कई सारे क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर भी देखा जाता है। राहुल, सोलर, ईवी, डेटा सेंटर, न्यूक्लियर पावर जैसे सेक्टर्स में चांदी की मांग थी और यहां से आगे बढ़ती ही चली जा रही है। क्या आपको लगता है कि इससे सिल्वर की कीमतों में लंबी अवधि के लिए तेजी बनी रह सकती है एंड गोल्ड के मुकाबले सिल्वर और ज्यादा आगे आउट परफॉर्म कर सकती है? जी, सिल्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल हो गया एनर्जी जनरेशन के लिए। तो जहाँ पे भी एनर्जी जनरेशन होता है, लिथियम बैटरीज हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, एनीथिंग वेयर जहाँ पे एनर्जी जनरेशन का सवाल आता है वहाँ पे चांदी यूज हो रही है। तो ओवरऑल ये सब इंडस्ट्रीज बहुत बूमिंग इंडस्ट्रीज है। अब सोलर, ईवी, सो दीज आर ऑल बूमिंग इंडस्ट्रीज। जहाँ पे बूमिंग इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे सिल्वर की रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रांग है और जहाँ तक सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग रहेगी वहां तक प्राइसेस में डेफिनेटली स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे चांदी ने आज इस बार काफी ऊपरी लेवल से अच्छा करेक्शन दिया है, मगर निचले लेवल पे भी चांदी में बाइंग आ रही है, बाइंग कम आ रही है मगर आने वाले टाइम में काफी अच्छी बाइंग रहेगी और मुझे लगता है प्राइसेस में भी जो पुराने रिकॉर्ड हाई है वो इजीली टूट जाएंगे। एक और चीज देखने को मिली है, जैसे जैसे चांदी के सोने के प्राइसेस हाई रहते हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है सिल्वर की प्राइसेस पे भी, बिकॉज जो कंज्यूमर गोल्ड बाई नहीं कर पा रहा है वो चांदी की ज्वेलरी बाई करता है। तो चांदी की ज्वेलरी की डिमांड भी देखने जाए तो इंडियन मार्केट्स में काफी स्ट्रांग चल रही है और उसका मेजर रीजन है बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस हाई है। करंटली मार्केट के अंदर जो सिल्वर की ज्वेलरी अवेलेबल है वो एज गुड एज गोल्ड ज्वेलरी जो बनती है वैसे चांदी की ज्वेलरी अवेलेबल है। तो काफी प्राइस पॉइंट जहाँ कंज्यूमर जो गोल्ड ज्वेलरी बाइंग कर रहे हैं वो चांदी की ज्वेलरी पे भी शिफ्ट हुए। तो ओवरऑल देखो डिमांड साइज पे देखने जाए तो कंजम्पशन डिमांड हो गई, जैसे आर्टिकल्स हो गई, बर्तन हो गए, उसकी डिमांड स्लो चल रही है मगर ज्वेलरी की डिमांड काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में देखने जाए तो काफी ज्वेलर्स को चांदी के स्टैंडअलोन स्टोर्स खोलने हैं बिकॉज चांदी की ग्रोथ हो रही है, डिमांड में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है और आने वाले टाइम में उनको लग रहा है कि चांदी में काफी फ्यूचर है। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है, दूसरी तरफ कंजम्पशन डिमांड भी अच्छी अच्छी है और साथ में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल ये सब सिनारियो देखिए तो चांदी में ओवरऑल स्ट्रेंथ रहेगी, आने वाले टाइम में भी रहेगी। डेफिनेटली ये बहुत वॉलेटाइल है, चांदी में करेक्शन भी हैवी आते हैं और अपसाइड भी काफी अच्छी रहती है। तो इसलिए अगर किसी को निवेशक को इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है। चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो एसआईपी के जरिए चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मानसी जी।
ओके, एसआईपी के जरिए चांदी में निवेश का नजरिया बनाना चाहिए, ये कहना है राहुल मेहता का। और चांदी में जोरदार तेजी के पीछे की भी ट्रिगर्स हैं कई सारे। 2026 में लगातार छठे साल सिल्वर मार्केट में जिस तरह के अनुमान लगाए गए थे, चीन में चांदी के एक्सपोर्ट पाबंदियों से भी सप्लाई पर असर देखने को मिला। नेशनल प्लान में भी चीन के चांदी शामिल रहा। राहुल जी, एक आपसे टेक इस पर भी जानना चाहेंगे। देखिए, चीन ने सिल्वर को स्ट्रैटेजिक एसेट घोषित कर दिया है, अपने आप में एक बड़ी खबर है ये। क्या इससे ग्लोबल सिल्वर मार्केट में बड़े बदलाव आ सकते हो आने वाले दिनों में? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बदलाव आएंगे, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है डोमेस्टिक मार्केट पर भी फ्लो होगा। चांदी के दाम कितने आगे जाते हुए आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? कि चांदी प्राइसेस डेफिनेटली स्ट्रांग रहेंगे। जो पिछली बार जैसे चांदी ने $120 ऊपर हाई करके वापस करेक्शन दिया था, इस टाइप की रैली अभी जो नेक्स्ट रैली आएगी उसमें $120 भी तोड़ने के काफी अच्छे आसार है, बिकॉज ओवरऑल डिमांड काफी स्ट्रांग है। जब तक डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड और फिजिकल डिमांड दोनों स्ट्रांग रहेगी, चांदी में काफी डेफिनेटली स्ट्रेंथ रहेगी। मगर ऊपरी लेवल में कंज्यूमर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसने का काफी चांस होता है। इसलिए मैं बार बार एक ही बोलता हूँ कि कभी भी चांदी में इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करिए और रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, बिकॉज मूवमेंट चांदी में दोनों तरफ होता है। ऊपर का मूवमेंट भी देता है और नीचे का मूवमेंट भी काफी हैवी रहता है। मानसी जी। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, गोल्ड को या सिल्वर को एज ज्वेलरी खरीदा जाता है इंडिया में, ये बात तो सच है, लेकिन निवेश के नजरिए से भी सोने चांदी पर रुख किया जाता है और ये रुख जो है वो बड़ा ही है। निवेश के लिहाज से हमने अमूमन देखा है कि इक्विटी मार्केट्स में जहां जहां गिरावट या वॉलेटाइल ट्रेंड्स दिखे, और वो ट्रेंड्स दिखे भी हैं, 2025 इसका जीता जागता उदाहरण है। काफी वॉलेटाइल रहा, काफी उतार चढ़ाव थी इक्विटी मार्केट में, तो सुरक्षित निवेश के तौर पर सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स गोल्ड सिल्वर का रुख कर रहे थे। ये सबसे बड़ा कारण ये भी था, ग्लोबल अनिश्चितताएं रही, लेकिन ये कारण था जब लोग खरीद रहे हैं तभी तो दाम इतने बढ़ भी रहे हैं। लेकिन निवेश के नजरिए से अगर आप देखें तो क्या अब ग्राहक ज्वेलरी के साथ साथ निवेश के रूप में भी गोल्ड को समझकर या सिल्वर को समझकर और ज्यादा खरीदारी नॉट इन ज्वेलरी फॉर्म लेकिन निवेश के लिहाज से कर रहे हैं? 100%। तो ऑलवेज कि जब भी कोई बड़ा दिन होता है, जैसे दशहरा है या गुड़ी पाड़वा है या फिर अक्षय तृतीया है या धनतेरस है, तो उस समय सिल्वर के कॉइन्स या गोल्ड के कॉइन्स या गोल्ड के बिस्किट्स, सिल्वर के ब्रिक्स, ये काफी बिकती है। जितना हम ज्वेलरी बेचते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम बेसिकली ये सब चीजें बेचते हैं। और सारे ज्वेलरी स्टोर्स में देयर इज द स्कीम कॉल्ड भिशी का स्कीम होता है कि जो हर महीने व्यक्ति आके कुछ ना कुछ प्योर गोल्ड का खरीदा जाता है। फिर भले ही वो 1 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, अपनी अपनी कैपेसिटी के दौरान हिसाब से। बट बेसिकली गोल्ड हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड और सिल्वर भी एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस मोर देन एज ए ज्वेलरी पर्पस। सबसे पहला सवाल कभी भी कोई औरत हमसे ज्वेलरी जब खरीदती है तो पूछा जाता है इसका रिटर्न क्या है, अब कितना डिडक्शन होगा। बाकी कोई हाई वैल्यू आइटम में नहीं पूछा जाता है, ना आपके कोई वाइट गुड्स में या कोई भी दूसरे प्रोडक्ट में, क्योंकि ज्वेलरी, मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। फिर वो प्योर के फॉर्म में हो या बुलियन के फॉर्म में हो, कॉइन के फॉर्म में, या महाराष्ट्र में एक ऐसी वेडनी करके चलती है, स्पेशली पूना में, इट्स अ प्योर गोल्ड का अंगूठी होती है, ऐसे इसका शेप होता है, इसलिए इसको वेडनी कहते हैं। वेडनी या गोल्ड कॉइन्स, ये दोनों चीजें बड़े दिनों में तो अक्सर इसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। फिर वो मतलब जितने बड़े दिन होते, जितना हम ज्वेलरी का सेल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम प्योर बुलियन का सेल करते हैं। और प्योर बुलियन का काफी कस्टमर्स है जो हर महीने विदाउट फेल, जैसे राहुल जी ने कहा एसआईपी के तरीके से, हर महीने विदाउट फेल दे विल कम एंड दे विल परचेज नो मैटर व्हाट द रेट इज। ये उनका एक फिक्स रहता है कि अपने ये महीने में गोल्ड खरीदना ही है, सिल्वर खरीदना ही है, ये उनका एसआईपी है। एंड दैट इज अ परचेज टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, बुलियन का परचेज होता है। मानसी जी। I completely agree with you, संगीता जी। In fact, फूड फॉर थॉट कि जिस तरह से निवेश की बात हम कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली एज अ डिसिप्लिन, ऐसे कई सारे निवेशक हैं जो कि हर महीने आकर गोल्ड या सिल्वर में किसी ना किसी तरह के तरीके से, छोटा ही सही लेकिन निवेश करते हैं। अगर 10 साल पहले भी अगर ऐसा कोई डिसिप्लिन किसी ने फॉलो किया, ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं,
तो उन लोगों की स्थिति आज क्या होगी, उन लोगों की असेट कितनी बड़ी होगी, क्योंकि 10 सालों में पिछले हमने सोने चांदी में कितने रिटर्न्स देखे हैं। नितिन जी, एक क्विक टेक आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आने वाले समय में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड के बीच निवेश का संतुलन जो है वो बदल सकता है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से सेबी जो है वो डिजिटल गोल्ड को लेके उसने वार्निंग दी है और जिस तरीके से ये मैसेज पहुंचेगा, तो डिजिटल गोल्ड में जो पैसा लगा हुआ है ये धीरे धीरे निकल के ETF के अंदर और फिजिकल गोल्ड के अंदर आएगा। देखिए, कल ही सेबी का एक सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने ETF की प्राइसिंग को LBMA से हटा के डोमेस्टिक एक्सचेंज के साथ बेंचमार्क कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज उठाते रहे थे कि ETF की प्राइसिंग ठीक होनी चाहिए, तो उसके ऊपर एक कदम है। और जब तक ETF की प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है कि फिजिकल गोल्ड को इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। मानसी जी। एब्सोल्युटली, आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का नितिन जी, कुणाल जी, संगीता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ, राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और गोल्ड सिल्वर एसेट क्लासेस में प्रेशियस मेटल्स हैं इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सोने की चमक तो सदियों से कायम है और चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। सवाल यही है कि निवेश का अगला सितारा अब कौन होगा, गोल्ड या सिल्वर? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।